हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम जी से स्टार्ट होने वाले टर्म्स यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है गैप, GAAP। और डियर, GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमारे इंडिया के भी अकाउंट्स के गैप्स हैं या यूएस गैप्स हैं। यूएस गैप जब हम बोलते हैं तो यूएस के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है पूरे यूएस में जो अकाउंट्स मेंटेन करने के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, उन प्रिंसिपल्स को वहाँ के सभी देशों को जो है फॉलो, वहाँ के जितने भी जो भी सिटीज़ हैं, जहाँ पे भी जो भी कंपनीज हैं, उनको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। यूएस में जितने भी यूएस गैप जहाँ पे लागू होगा, ऐसे ही इंडिया में इंड एएस जो है इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू किए जाते हैं, जिस पे बेस्ड होकर इंडियन कंपनीज को अपने अकाउंट्स जो है मेंटेन करने होते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जीडीपी। जीडीपी इकोनॉमिक्स का टर्म है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर में पूरे नेशन में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होते हैं उनकी वैल्यू को, उनकी वैल्यूज का टोटल किया जाता है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें जीडीआर। डीआर ऑलरेडी मैं आपको एडीआर पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एनआरआई जो है वो रिलायंस का शेयर लेता है, वो एनआरआई अमेरिका का पर्सन है, तो उसको वहाँ पर एडीआर जो है इशू किया जाएगा। उसको शेयर्स, जो हमारे शेयर्स है वो रुपीज़ में डोमिनेटेड, रुपीज़ में उसकी वैल्यू रहती है, लेकिन वहाँ जो उसको सिक्योरिटी मिलेगी वो आपकी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होती है। ऐसे ही अमेरिका को छोड़ दें, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें, वहाँ का कोई व्यक्ति हमारे इंडिया की कोई शेयर बाय करता है तो उसको जीडीआर इशू होगा, और जो भी बाहर के मार्केट है वहाँ पर जीडीआर की ट्रेडिंग होगी। अगर इंडिया के शेयर्स लेते हैं, जो बाहर के मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे जीडीआर की ट्रेडिंग होगी, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट हम आप देखने जा रहे हैं गुडविल। गुडविल की हम बात करें तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। जो भी बिजनेस चलता है उस बिजनेस में जैसे जैसे वो बिजनेस पुराना होता जाता है, उसने मार्केट में अपनी एक साख क्रिएट की होती है, क्रेडिट बनाई होती है, एक रेपुटेशन बनाई होती है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ये आपका इंटेंजिबल है क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको सेल किया जा सकता है, क्योंकि जितना पुराना ब्रांड होगा अगर उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो कोई भी अगर वो ब्रांड खरीदता है तो वो उसकी वैल्यू के अलावा जो एडिशनल वैल्यू पे करेगा उसको गुडविल के लिए पेमेंट बोला जाएगा। बिजनेस की वर्थ से ज़्यादा जो वो पेमेंट करेगा वो बोला जाएगा कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी गुडविल के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं ग्रेवियांस। ग्रेवियांस आपको पता है कि अगर किसी पार्टी का कोई राइट छीना जाता है, उसके साथ कुछ बुरा किया जाता है, तो पार्टी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो कंप्लेंट फाइल करने वाली जो पार्टी है वो एग्रीव्ड पार्टी कहलाती है, जिसने झेला है, जो विक्टिम है, राइट। तो यहाँ पर कंप्लेंट जब फाइल की जाएगी, कोई भी अटर्नी है कोर्ट में, कोई भी जज है उसके सामने, तो जब भी उसका कोई राइट का वायलेशन किया गया है, एथिक्स का वायलेशन किया गया है, तो वो उस एग्रीव्ड पार्टी के ग्रीवियांस को शो करता है, राइट। जो उसने झेला है, जो उसको हानि हुई है, वो उस पार्टी के ग्रीवियांस को बताता है, राइट, जो भी विक्टिम है। चलिए नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। डियर, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? आपका कॉस्टिंग का पार्ट है, कॉस्ट अकाउंट्स का पार्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम माइनस कर देते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो जो रॉ मटेरियल होता है, जो डायरेक्ट
रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर जो होता है, वो सारी चीज़ें आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो उसको हम जब सेल्स में से माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट निकलता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट टर्म हम आज का देख रहे हैं गारंटी। गारंटी क्या होता है कि जब एक पार्टी लोन ले रही होती है, सपोज आप बैंक से ही लोन लेते हैं, तो कभी बैंक जो है गारंटर की डिमांड करता है कि आप किसी एक पर्सन को गारंटर बना सकते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन आपके लोन की गारंटी देगा, और अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उस गारंटर बने पर्सन को जो है लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म आप देख रहे हैं गारंटर, राइट। तो जो भी पर्सन आपके लोन की गारंटी देता है, गारंटी यहाँ पे गारंटी देना कहेंगे, यानी कि जो मेन जो डेटर है जिसको लोन का पेमेंट करना है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, इन द केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय डेटर, जो है लोन का पेमेंट जो है गारंटर को करना पड़ेगा, राइट। तो वैसे प्राइमरी लायबिलिटी जो है वो आपकी मेन डेटर की होती है, लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो सेकेंडरी लायबिलिटी जो है वो गारंटर की होती है। इसके बारे में आप डिटेल में जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो आप इसके रिगार्डिंग लीगल प्रोविज़न वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है गार्जियन। गार्जियन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पर्सन, अगर कोई सपोज माइनर है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख सकता है, तो कोर्ट उसका एक गार्जियन अपॉइंट कर देता है उसके टेक केयर करने के लिए, जो उसके जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी पर्सनल अफेयर्स है, उनको मैनेज करने के लिए। या सपोज अगर आप माइनर हो, आप किसी दूसरे सिटी में जाते हो जहां आपके पेरेंट्स नहीं है, तो जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे या स्कूल में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे एक गार्जियन की डिमांड की जाती है कि आपका लोकल गार्जियन कौन है, यानी कि यहाँ पर आपका ख्याल रखने वाला कौन है, राइट। तो वहाँ पे आपका गार्जियन टर्म जो है वो यूज़ होता है। अब हम देख रहे हैं हेबेस कॉर्पस। हेबेस कॉर्पस ये जो टर्म है ये आपका लैटिन फ्रेज़ है। तो यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो आपको पता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, राइट। कि उसका डिटेंशन, जो उसको अरेस्ट किया गया है, वो वैलिड है कि नहीं है, उसको कोर्ट के सामने या जज के सामने जो है प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। तो ये जो है ये आपका जो लॉ का पार्ट है वो आपका हेबिस कॉर्पस नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हेज। हेज आपने जो अभी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की हमने बात की थी, जिसमें हम फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वैप ऑप्शन देख रहे थे, तो ये सारे फाइनेंशियल हेज के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाए जाते हैं। फाइनेंशियल हेज जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं या उसको ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हेज इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक हेज वर्ड यूज़ होता है, ये आप फाइनेंस में देखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हायर परचेज। हायर परचेज जैसे आप घर लोन पे लेते हैं, राइट। जब आप सारी लोन की जो किस्तें हैं वो पे कर देंगे, देन आपके नाम पे वो जो है घर है, घर का जो टाइटल है, ओनरशिप है, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। तो जनरली हम इसको रोज़मर्रा की लैंग्वेज में तो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट में ये बोला जा रहा है कि ओनरशिप, कोई भी सामान की बात करें या हम होम की बात करें, कोई भी चीज़ आपने बाई की है, हायर परचेज एग्रीमेंट के बेसिस पर बाई की है, और आपको उस चीज़ का ओनरशिप जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर लेंगे तभी मिलेगा। और अगर आप बाय चांस जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो जो हायर वेंडर है वो आपसे वो सामान वापस ले लेगा और आपकी पे की हुई इंस्टॉलमेंट्स भी आपको वापस नहीं की जाएंगी, वो जस्ट लाइक अ हायर चार्जेस जो हैं वो चार्ज की जाएंगी। तो इसको हम हायर परचेज बोलते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें, इंस्टॉलमेंट जनरली आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही जब आप सामान बाय करते हैं तभी ओनरशिप आपके पास आ जाती है और आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, राइट। अगर आप इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो
सामने वाला आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। ये डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में। ये आप लॉ में भी देखेंगे, हायर परचेज एक्ट होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका जिक्र जो है आएगा, और अकाउंट्स में भी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट करके एक चैप्टर रहता है आपका, राइट। नेक्स्ट फ्रेज हम देख रहे हैं होल्डिंग कंपनी। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स लिए होते हैं, इसका मतलब वो जिस कंपनी ने शेयर्स लिए हैं उसको आप होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और जिस कंपनी के शेयर्स लिए हैं उसको आप सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। ये आपके कंपनी लॉ वाले पोर्शन में टाइप्स ऑफ कंपनीज जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जनरली देखेंगे मॉर्गेज एंड प्लेज एंड हाइपोथिकेशन, 3 टर्म होते हैं। मॉर्गेज का मतलब भी होता है गिरवी रखना, प्लेज का मतलब भी होता है गिरवी रखना, हाइपोथिकेशन का मतलब भी होता है गिरवी रखना, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? मॉर्गेज में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं मॉर्गेज की अगर मैं बात करूं तो मॉर्गेज में आप बिल्डिंग पे अगर चार्ज क्रिएट किया गया है, राइट, तो उसे आप मॉर्गेज कहेंगे। प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जैसे ज्वेलरी वगैरह जो है वो गिरवी रखी जाती है। और हाइपोथिकेशन की बात करें, जैसे कंपनी ने अपने स्टॉक के बेसिस पे लोन ले रखा है, जिसमें स्टॉक को सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया है, तो स्टॉक की कस्टडी तो कंपनी के पास ही रहेगी, राइट। अगर बैंक से स्टॉक के बेसिस पे लोन लिया है तो स्टॉक की कस्टडी बैंक को नहीं जाएगी, स्टॉक की कस्टडी जो है वो कंपनी के पास ही रहेगी। हाँ, अगर उसने लोन के पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी के पास जितना भी स्टॉक है उस पे ओनरशिप बैंक को मिल जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथिकेशन, कि जिस भी चीज़ को गिरवी रख के लोन लिया जाता है वो चीज़ जो है लोन देने वाले के पास नहीं रहती है, डेटर के पास रहती है, यानी कि लोन लेने वाले के कस्टडी में ही रहती है, तो उसको हम यहाँ पे हाइपोथिकेशन जो है बोलते हैं। आई होप आपको इतने टर्म्स जो हैं आज के समझ में आ गए होंगे। थैंक